तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th पार्ट। तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट अपन देखेंगे एम्प्टी रिलेशन, सेकंड इज यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। ये सारे टाइप जो है अपन यहाँ क्लास 12th में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट देखेंगे वन वन इंजेक्टिव, सेकंड इज ऑन टू सर्जेक्टिव एंड थर्ड देखेंगे बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, वन वन एंड ऑन टू, दोनों जो टाइप के इस फंक्शन को अपन कंबाइन कर दें अगर, तो ये बनते हैं अपने बाइजेक्टिव फंक्शंस। दोज आर कंपोजिट फंक्शंस एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन वो भी अपना डिलीट हो गया यहाँ से, एंड बाइनरी ऑपरेशंस ये सब अपने डिलीट हो गए। तो बेसिकली अपन पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और इस पे बेस्ड जो अपने पीवाईक्यूज हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्लास 12 के पोर्शन पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं क्लास 11 के रिलेशंस एंड फंक्शंस का, ताकि बेटर क्लियरिटी बने आपकी क्लास 12 का जो पार्ट है उसकी। ओके, तो अपन ने स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तरफ अपन रिलेशंस को पढ़ेंगे, दूसरी तरफ फंक्शंस को। ये जो पार्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, दिस इज क्लास 11th पार्ट। ये बेटर क्लियरिटी के लिए आपको बताया जा रहा है, ताकि आपको क्लास 12 का जो पार्ट पढ़ाए उसमें कोई कंफ्यूजन ना आए। तो रिलेशंस में बेसिकली क्लास 11th में अपन ने देखा था कि सपोज करो दो सेट्स हैं अपने पास में, एक सेट ए है दूसरा बी है। सेट ए के जो एलिमेंट है लेट्स से -1 0 1 2 3 एंड 4। वहीं पे सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, एंड ए और बी के बीच में एक रिलेशन है। और अब सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, -1 जो है उसका रिलेशन है 1 के साथ, 0 का है 0 के साथ, 1 का है 1 के साथ, 2 का है 4 के साथ। अब यहाँ पे देखो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के जिस एलिमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं या उनके साथ जो रिलेशन में है, इन एलिमेंट्स को इमेजेस बोला जाता है। दीज 3 आर इमेजेस। ठीक है, -1 की इमेज क्या है, दैट इज 1, 0 की है 0, 1 की है 1 एंड 2 की है 4। अब जो एलिमेंट सेट ए के अंदर जो सेट बी से रिलेटेड हैं, उन एलिमेंट्स को बोला जाता है प्री इमेजेस। दीज आर प्री इमेजेस, एंड सेट ऑफ प्री इमेजेस को अपन बोलते हैं डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। तो यहाँ अपन डोमेन की बात करेंगे। डोमेन ऑफ द रिलेशन आर दैट विल बी सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस, दैट इज -1 0 1 2। अब बात करते हैं कोडोमेन। ध्यान रखना है कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर विल बी इक्वल्स टू, ये पूरा सेट बी जो है ना, इस पूरे सेट बी को अपन बोलते हैं कोडोमेन। तो दिस विल बी 0 1 2 3 4 एंड सेट ऑफ इमेजेस को अपन बोलते हैं रेंज। तो इस केस में जो रेंज होगी that will be equals to 0, 1, क्लियर है। अब जो ये रिलेशन को अपन ने रिप्रेजेंट कर रखा है ये वाली फॉर्म में, बता रखा है भाई कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है सेट ए का सेट बी के साथ में। ये जो फॉर्म होती है अपन रिलेशन को जो शो कर रहे हैं, ये है अपनी विजुअल फॉर्म। सेकंड अपन इसको रोस्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में बेसिकली अपन क्या करते हैं कि रिलेशन आर अपन ने बोला, और यहाँ पे बेसिकली अपन जो एलिमेंट जिससे रिलेटेड है उनका ऑर्डर्ड पेयर बना के अपन उसको सेट की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे -1 है वो 1 से रिलेटेड है, 0 0 से 1 1 से 2 4, ये अपनी रोस्टर फॉर्म हो गई। थर्ड जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अपन एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से रिलेशन को लिखते हैं। जैसे इस केस में अगर मैं रिलेशन की बात करूं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी such that small a belongs to capital A, small b belongs to capital B, and अब देखो यहाँ पे रिलेशन देखो -1 का स्क्वायर करता हूँ मैं तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करता हूँ 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन है दैट इज b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और ध्यान रखना है यहाँ पे ए जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ए जो है अपना देखो -1 0 1 2, तो यहाँ पे अपन बता देंगे कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन इक्वल्स टू 2। ध्यान रखना है ए बी जो है दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म हो गए। सेट बिल्डर फॉर्म जो है बेसिकली इसको एल्जेब्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। चलिए, तो ये तो अपन ने बात कर ली रिलेशंस की। अब बात करते हैं फंक्शंस की। देखो फंक्शंस जो हैं दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो रिलेशन से कैसे डिफर करता है वो अपन इसकी डेफिनेशन में बता रखा है। देखो पहला तो बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट सेट ए का इमेज होगी उसकी एक यूनिक, हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो यही डिफरेंस है। मतलब क्या है, जैसे अपन ने रिलेशन में बोला कि यहाँ 3 और 4 की कोई इमेज नहीं है ना, बट ऐसा फंक्शन में नहीं हो सकता। फंक्शन में आपको सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बतानी पड़ेगी सेट बी के अंदर, और वो यूनिक इमेज होगी। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होगी। जैसे
जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता कि टू जो है, सपोज करो ये जो रिलेशन अपन ने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बोलता कि टू की जो इमेज है वो 5 भी है, तो रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। बट फंक्शन में अगर अपन ऐसा करते तो वो गलत हो जाता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर अपन बात करें फंक्शंस में, तो फंक्शंस में बेसिकली अपन क्या करेंगे, मैं इसी को ही लिख रहा हूँ a और b एंड ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू b। एक एलिमेंट है -1 0 1 2 3 4 एंड b के एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5। तो आपको हर एक एलिमेंट की इमेज बतानी पड़ेगी और यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इस केस में -1 की इमेज में बोलता हूँ लेट्स से 0 है, 0 की भी 0 है। ओके, अब देखो यहाँ पे यूनिक है, ये 2 की एक हो सकती है। मैंने क्या बोला, सेट ए जो है उसके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, मतलब एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। देखो -1 की 0 है, 0 की 0 है, ए की तो है, किसी एलिमेंट की 2 इमेज तो नहीं है, तो ये यूनिक इमेज हुई बेसिकली। नेक्स्ट अपन बोलते हैं 1 की जो इमेज है दैट इज 2, 2 की है लेट्स से 2, 3 की भी है 2 एंड 4 की है 3। ठीक है, तो इस केस में अपना डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, दैट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दैट इज -1 0 1 2 3। इस केस में कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन वो सेट बी हो जाएगा, दैट इज 0 1 2 अपन इसको इक्वल्स टू सेट बी भी बोल। अब बात करें रेंज की, तो रेंज ऑफ द फंक्शन दैट विल बी, इमेजेस क्या है इसके 0 2 एंड ये अपना फंक्शंस हो जाएंगे। तो ये बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि रिलेशन और फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शंस जो हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन, ध्यान रखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्लास 12 के पोर्शन पे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का रिलेशन पार्ट। तो क्लास 12 में जो पढ़ेंगे दैट विल बी रिलेशंस ऑन ए सेट। रिलेशन मतलब क्या है, सपोज करो मैं बोलता हूँ रिलेशन ऑन सेट ए। अब रिलेशन ऑन सेट ए का क्या मतलब है कि जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स से कैसे रिलेशन में है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट्स से अपने पास एक सेट ए है और अपन देख रहे हैं सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन, मतलब रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए एंड सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज लेट्स से राम श्याम एंड मोहन। तो यहाँ भी राम श्याम और मोहन होगा भाई। अब यहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं, अब ये आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं उसी चीज को अपन क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब कोई एलिमेंट, यहाँ पे जैसे सेट ए अपन ने यहाँ लिया है, यहाँ पे इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर मैं रिलेशन आर की बात करूं तो उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, ये रोस्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं अपन, या फिर मैं आर इज टू 5 भी बोल सकता हूँ भाई। क्लियर है? तो ये अपना हो गया एम्प्टी रिलेशन। दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, द रिलेशन आर इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। मतलब यहाँ पे जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो जितने पॉसिबल तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं सेट ए के एलिमेंट्स। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे बात करें तो आर विल बी भाई राम राम से हो सकता है, राम श्याम से हो सकता है, राम मोहन से हो सकता है, श्याम राम से हो सकता है, श्याम श्याम से हो सकता है, श्याम मोहन के साथ हो सकता है, मोहन राम के साथ हो सकता है, मोहन श्याम के साथ हो सकता है, मोहन मोहन के साथ हो सकता है। तो ये जितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते थे सेट ए के एलिमेंट्स के आपस में, वो सारे के सारे अपन ने लिख दिए। यहाँ पे विजुअल फॉर्म बताएं तो क्या होगा यूनिवर्सल के लिए, तो राम राम से रिलेटेड है, राम श्याम से रिलेशन में है, राम मोहन से रिलेशन में है। इसी तरीके से श्याम राम से रिलेशन में है, श्याम से भी है, मोहन से भी है, मोहन राम से भी है, मोहन श्याम से भी है एंड मोहन मोहन से भी है। और यहाँ पे अपन ने जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिखा है, इसका मतलब ही क्या है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी, जहाँ ए बिलोंग करेगा सेट कैपिटल ए से और बी भी बिलोंग करेगा सेट कैपिटल ए। मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ए और ए के बीच के एलिमेंट्स के, वो सारे के सारे उसको अपन एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल जो रिलेशंस हैं इनको ट्रिवियल रिलेशंस भी बोला जाता है। तो ट्रिवियल रिलेशंस क्या होते हैं, ऐसे रिलेशंस जहां पे कोई एलिमेंट आपस में रिलेशन में नहीं हो दो सेट्स के बीच में, या सारे के सारे एलिमेंट जितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं वो सारे के सारे हों। ये बेसिकली ट्रिवियल केसेस होते हैं। ठीक है, ये अपने एनसीईआरटी बुक में गिवन है। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको कुछ रिलेशन दे दिया जाए एबीसी एमसीक्यू के अंदर और पूछा जाए इनमें से ट्रिवियल रिलेशन कौन सा है, तो आपको बता देना उसमें से एम्प्टी रिलेशन अगर कोई हुआ या यूनिवर्सल हुआ तो उस पर आप टिक मार के आ जाओगे ना। इंपॉर्टेंट है भाई, कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन थर्ड रिलेशन पे। थर्ड रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो मैं विजुअल फॉर्म में पहले बताता हूँ, फिर उसका मैथमेटिकल मीनिंग बताएंगे। मैंने बोला ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लास 12 में अपन रिलेशन ऑन ए सेट पढ़ेंगे।
मतलब सेम सेट से सेम सेट के बीच में। ये अपना सेट ए है और ये भी ए है, इनके बीच में एक रिलेशन है लेट्स से आर। इसके एलिमेंट्स हैं राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि जो हर एक एलिमेंट है सेट ए का वो खुद के साथ रिलेशन में होना ही होना चाहिए। जैसे राम राम के साथ होगा, श्याम श्याम के साथ होगा, मोहन मोहन के साथ होगा। ये तो जरूरी कंडीशन है। उसके बाद में मोहन किसी से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन श्याम से भी हो सकता है, मोहन राम से भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जरूरी कंडीशन ये है कि जो हर एक एलिमेंट है वो खुद से रिलेशन में होगा ही होगा। ये जरूरी कंडीशन है। ऑप्शनल क्या है, ये किसी और के साथ हो जाए या नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर इसको अपन मैथमेटिकली लिखें तो अपन बोलेंगे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर और एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल। देखो यहाँ पे जो सिंबल्स है ना ये वाले, ये मैं बार बार यूज करूंगा तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ध्यान रखना क्या क्या है ये। मैं बोलता हूँ कुछ इस तरीके का सिंबल जब लिखता हूँ तो ध्यान रखना है बिलोंग्स टू है इसका मतलब। उल्टा ए करके इस तरीके से लिखा हुआ है मतलब फॉर ऑल या फॉर एवरी, फॉर ऑल। इसी तरीके से अगर आपको ये दिया है तो पता ही है इम्प्लाइज दैट। अगर आपको इस तरीके से दिया है इसका मतलब होता है इम्प्लाइज बोथ वे, बोथ वे। और इफ एंड ओनली इफ, ये भी इसका मतलब होता है भाई। क्या इसका मतलब, जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं बोलता हूँ तुम पास करोगे अगर आपके 33% मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये इम्प्लाइज बोथ साइड। मतलब 33% मार्क्स आएंगे तो पास हो जाओगे, और पास होना है तो 33% चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है। तो ये कुछ सिंबल्स थे अपन ने देख लिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। और जो रिलेशन है दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सबसे पहले मैं आपको विजुअल फॉर्म में दिखाऊंगा, उसके बाद अपन उसके मैथमेटिकल बात करेंगे। तो यहाँ पे बोलता हूँ कि ये सेट ए है, दिस इज ऑल्सो सेट ए एंड द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। यहाँ पे वही एलिमेंट राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये राम जो है मेरा लेट से श्याम से रिलेशन में है। तो ध्यान रखना है श्याम को राम के साथ रिलेशन में होना ही होना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लो श्याम जो है वो मोहन के साथ रिलेशन में है, तो मोहन को श्याम के साथ रिलेशन में होना ही होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए कोमा बी मेरा बिलोंग्स टू आर, this implies that b comma a will also belong to r where a comma b जो है that belongs to capital A। कौन से सेट से हैं? सेट ए से ही तो है। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई मैट्रिक रिलेशन। फोर्थ जो टाइप का रिलेशन है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से a comma b belongs to r comma B comma C belongs to R, this implies that A comma C will also belong to R। और यहाँ पे भी अपन बात कर रहे हैं R is such that it is defined from set A to A, क्योंकि रिलेशन होने सेट पढ़ रहे हैं भाई। ओके, यहाँ पे इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं इसकी। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज सेट A, दिस इज ऑल्सो सेट A एंड रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A to A। तो यहाँ वही एलिमेंट राम श्याम और मोहन ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ राम श्याम के साथ रिलेशन में है एंड श्याम मोहन के साथ रिलेशन में है। अपन ने क्या बोला ध्यान से देखो, राम श्याम के साथ और श्याम मोहन के साथ। इसका मतलब क्या होगा, राम और मोहन को भी रिलेशन में होना ही पड़ेगा। देखो ए कोमा बी अगर रिलेशन में है एंड बी कोमा सी रिलेशन में है तो ए कोमा सी को रिलेशन में होना ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना होगा, इसको ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए राम जो है वो मोहन के साथ रिलेशन में भी है। तो यहाँ पे अपन ने बोला कि राम, अगर रिलेशन की बात करते हैं यहाँ पे, ये अपन रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं रिलेशन की, तो बोल रहे हैं राम श्याम रिलेशन में है कोमा श्याम और मोहन रिलेशन में है। तीसरा क्या बोला अपन ने, राम और मोहन भी रिलेशन में। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। फिफ्थ जो टाइप है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे अपन, अगर ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सेकंड सिमेट्रिक भी हो और थर्ड ट्रांजिटिव भी हो। ये तीनों की तीनों होने कंपलसरी हैं। जब तीनों अगर हो जाता है कोई ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, उस रिलेशन को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास बेसिकली एक एलिमेंट की होती है, किसी सेट के एलिमेंट की। सबसे पहला पॉइंट अपन बात करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट ऑफ ए, लेट्स से यहाँ अपन बात कर लेते हैं ए ना। और यहाँ पे जो बात चल रही है ध्यान रखना है, अपन बात कर रहे हैं क्या, रिलेशन होने सेट की। सपोज करो वो अपन रिलेशन लिख लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेट्स से रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। यहाँ पे वही राम श्याम और मोहन एलिमेंट्स हैं इसके। मैं बोलता हूँ राम जो है वो श्याम से रिलेशन में है, राम राम के साथ रिलेशन में भी है और राम मोहन के साथ भी रिलेशन में है। तीसरा श्याम जो है श्याम के साथ रिलेशन में है, श्याम मोहन के साथ रिलेशन में है। थर्ड मैं बोलता हूँ मोहन जो है
वो राम के साथ रिलेशन में है और मोहन के साथ रिलेशन में है। तो यहाँ पे अगर इस रिलेशन को अपन रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, दैट इज राम राम रिलेशन में है, कोमा राम श्याम रिलेशन में है, कोमा राम मोहन रिलेशन में है, कोमा श्याम श्याम रिलेशन में है, कोमा श्याम और मोहन रिलेशन में है, मोहन और राम रिलेशन में है, एंड मोहन और मोहन रिलेशन में है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास की। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए अपन ने बोला कि ये जो डिफाइंड होता है वो किसी एक एलिमेंट के लिए होता है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ, दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपन जो मैथमेटिकली डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाय तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं, एलिमेंट ए को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे लेट से इसको समझने के लिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसको समझने के लिए अपन मैं बोलता हूँ एलिमेंट आर ले लेता हूँ, मैं राम को ले लेता हूँ। तो अपने को इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। मैं बोलता हूँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ राम क्या होगी। तो बेसिकली ये एक सेट होगा कौन से एलिमेंट्स का, जिसके साथ में राम रिलेशन में है। तो पहला किसके साथ रिलेशन में है, राम के साथ में ही है, तो फर्स्ट हो जाएगा राम, कोमा दूसरा देखो श्याम के साथ रिलेशन में है तो दूसरा श्याम हो जाएगा, थर्ड मोहन के साथ भी रिलेशन में है तो ये मोहन भी आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली एक सेट है एलिमेंट्स का जिसके साथ में राम रिलेशन में है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए is equals to set of B such that A is in relation with B। क्लियर है ना बात। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ, बताओ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ S। तो यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट जिससे S रिलेशन में है। तो पहला श्याम के साथ है, दूसरा मोहन के साथ है और किसी के साथ नहीं है, तो ये अपना हो जाएगा श्याम कोमा मोहन। क्लियर है ना बात। चलिए ओके, तो ये अपना रिलेशन पार्ट हो गया है क्लास 12th में जो अपने सिलेबस में है। अब अपन PYQs पे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का पूछा गया था ईयर 2024 में। इस चैप्टर से 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ना। तो बोल रहा है लेट S बी द रिलेशन डिफाइंड बाय S is relation between L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. Check whether the relation S is symmetric and transitive. तो 1 by 1 करके चेक कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट अपन चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो अपने को पता है कि L1, L2 belongs to relation S. This implies that L1 is perpendicular to L2. And अपने को ये भी पता है कि अगर ऐसा हुआ L1 और L2 perpendicular हैं, this implies that L2 is also perpendicular to L1. And this further implies that L2, L1 belongs to S. तो अपने सिमेट्रिक रिलेशन में बताया था कि A, B अगर रिलेशन में है तो B, A को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। वो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, तो सिमेट्रिक तो है। यस का रीजन अपन ने नीचे दे दिया है। दूसरा पूछ रहा है ट्रांजिटिव। चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट से L1, L2 belongs to S। इसका क्या मतलब हुआ, दिस implies that L1 is perpendicular to L2 है ना। दूसरा अपन ये बोल रहे हैं कि L2, L3 भी बिलोंग कर रहे हैं S से, दिस implies that L2 is perpendicular to L3। तो ध्यान से देखो L1 मैं बोलता हूँ लेट से मेरी L1 है, ये परपेंडिकुलर है L2 के, ये अपनी L2 है। और दूसरा अपन बोल रहे हैं कि L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के, ये मैं बोलता हूँ L3। L1 और L3 क्या परपेंडिकुलर है, नहीं पैरेलल है भाई। ये तो दोनों क्या होगी, पैरेलल। समझ में आ रही है। तो यहाँ से अपन बोलेंगे L1 is parallel to L3 means they does not belong to relation S। This implies that L1, L3 डज नॉट बिलोंग टू S। ध्यान रखना है ये सिंबल क्या होता है, ये होता है बिलोंग का, और इसको अगर ऐसे स्लांटेड लाइन से कट कर दें तो ये बन जाएगा डज नॉट बिलोंग्स। तो यहाँ पे क्या ट्रांजिटिव हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांजिटिव में अपन ने बोला था ना कि A और B अगर रिलेशन में है और B और C रिलेशन में, तो A और C को रिलेशन में होना पड़ेगा। मतलब L1 इस केस में L1 L3 के परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो पैरेलल हो गई। ट्रांजिटिव के लिए नो बोल देंगे, ये हो जाएगा नो। उसका एक्सप्लेनेशन अपन ने नीचे दे रखा है भाई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये सीधा सीधा 5 मार्क्स का पूछ लिया गया था ईयर 2025 में। क्वेश्चन बोल रहा है लेट R बी ए रिलेशन डिफाइंड ओवर N। N क्या है, where N is set of natural numbers defined as M is in relation with N if and only if M is multiple of N। इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना ये बात होगा। पहला तो अपन ने क्या बात है कि ये नेचुरल नंबर है भाई N का मतलब। दूसरा बोल रहा है कि M और N के बीच में रिलेशन तभी है जब M क्या है, मेरा मल्टीपल ऑफ N है, और M, N बिलोंग्स टू N, ये तो अपन ने बता ही रखा है। फाइंड वेदर द R इज रिफ्लेक्सिव और M, N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये अपन ने पहले ही देख लिया था। फाइंड वेदर R इज रिफ्लेक्सिव, पहला अपने को देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है।
दूसरा चेक करना क्या सिमेट्रिक है, एंड थर्ड ट्रांजिटिव है कि नहीं। इन तीनों को अपने को वन बाय वन करके चेक कर। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अपन ने बोला था कि जो एलिमेंट, हर एक एलिमेंट सेट का जो है खुद से रिलेशन में होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ बात की नेचुरल नंबर्स की, तो बताओ क्या हर एक नेचुरल नंबर खुद का मल्टीपल होता है क्या? यस भाई, जो 2 है वो 2 का मल्टीपल है, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7 ना। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्योंकि अपन यहाँ बोल सकते हैं, मैं पहले ही लिख देता हूँ इसमें यस। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें तो अपन यूनिवर्सल एग्जांपल देते हैं कि m विल बी इक्वल्स टू 1 टाइम ऑफ। सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट m कॉमा m बिलोंग्स टू r फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अपना एक्सप्लेनेशन हो जाएगा भाई। सेकंड चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो सिमेट्रिक के लिए अपन ने बोला था कि a कॉमा b अगर रिलेशन में है तो b कॉमा a को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। तो क्या ऐसा होगा, क्या पॉसिबल है क्या इस केस में? तो अगर अपन 4 कॉमा 2 अगर लेते हैं तो अपने को पता है कि 4 इज मल्टीपल ऑफ, तो यहाँ पे 2 कॉमा 4 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा भाई। क्या 2 मल्टीपल है 4 का? नहीं, क्योंकि 2 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो वहां अपने को डेसिमल में मिलेगा, इंटीजर नहीं मिलेगा। और मल्टीपल कब डिफाइंड होता है? जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहां पे इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए, तो वो उसका मल्टीपल हो, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, अपने को दिख रहा है पहले। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे नो। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या देंगे, मैं बोलता हूँ लेट m इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या है, 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 बट 2 कॉमा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ। यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा भाई ना। ओके, थर्ड अपन चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो एक चीज समझना आप कि भाई मान लो आपको मैं बोलता हूँ कि कोई इंसान सच्चा है कि झूठा है, तो उसको प्रूव करने के लिए इजी क्या होगा? सच्चा है कि झूठा? झूठा प्रूव करना इजी होगा, क्योंकि सच्चाई के लिए उसको आपको लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि हर जगह वो सच बोल रहा है कि नहीं। बट झूठ के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल झूठ पकड़ना है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो झूठा है ना। तो यहाँ पे भी वही बात, अगर किसी रिलेशन को आपको चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर वो है तो उसके लिए आपको जनरलाइज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपने जनरलाइज किया भाई कि ये हर जगह पे वैलिड है। बट देखो यहाँ पे सिमेट्रिक की जब बात आई तो सिमेट्रिक के लिए अपने को दिख रहा था कि यहाँ पे देखो एक ऐसा केस अपने को नजर में आया कि जहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा भाई। इसको मैं सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है कि हर जगह सिमेट्रिक है कि नहीं है। बट ये सिमेट्रिक नहीं है, इस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल ले लिया। तो ध्यान रखना है जब भी आपको पूछा जाता है कि कोई रिलेशन किस टाइप का है कि नहीं, तो आप सबसे पहले एनोमिलिटी ढूंढोगे। एनोमिलिटी मतलब जहां पे वो कंडीशंस को पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन होने के लिए फुलफिल नहीं कर रहा है, वो अगर आपको नजर आ गई तो आप बोल दोगे कि ये वो चीज नहीं है। और जहां पे आपको वो कंडीशन नजर नहीं आ रही है तो वहां पे आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अपन ने जनरलाइज किया ना। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए अगर आप सोचोगे तो मैं बोलता हूँ लेट से कि मैं एक 8 ले लेता हूँ, यहाँ 4 ले लेता हूँ, फिर मैं 4 2 ले लेता हूँ। भाई ये दोनों क्या होने चाहिए? रिलेशन में होने चाहिए, अपन ने बताया था ट्रांजिटिव में। उसके बाद में अपने को ये भी बताना था कि भाई यहाँ पे ये और ये रिलेशन में होने चाहिए, तो बिल्कुल है 8 कॉमा 2, है ना। इसी तरीके से अगर आपको एग्जाम्पल लोगे, दूसरे एग्जाम्पल्स लोगे, तो यहाँ बड़ा फिर छोटा, फिर ये, फिर इससे थोड़ा छोटा मल्टीपल में लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे अपन कहीं झूठ पकड़ नहीं पा रहे हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपने को जनरलाइज करना पड़ेगा इसको। तो मैं बोलता हूँ लेट से इफ a इज मल्टीपल ऑफ b, इसका मतलब क्या होगा? a विल बी इक्वल्स टू a1 टाइम्स ऑफ b। भाई किसी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटीजर से, एंड b इज मल्टीपल ऑफ c, तो यहाँ पे क्या होगा? b विल बी इक्वल्स टू k2 टाइम्स ऑफ लेट्स से c। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, ये चीज अपन अगर बात करें तो a कोमा बी क्या हुए? रिलेशन में हुए। a जो है वो मल्टीपल है b का, एंड b कोमा c भी क्या होंगे? क्योंकि b जो है वो मल्टीपल है c का। अब ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूँ क्या a जो है मेरा c के साथ रिलेशन में है कि नहीं, वो चेक करना है अपने को। तो देखो a अपना क्या था? a वॉज k1 टाइम्स ऑफ b बोला था अपन ने, और b को अपन ने बोला था कि b इज इक्वल टू k2 टाइम्स ऑफ c। तो क्या b को मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ इससे? बिल्कुल। तो ये a विल बी इक्वल टू k1 इंटू k2c। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो a है दिस इंप्लाइज दैट a इज मल्टीपल ऑफ c। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट a कोमा c बिलोंग्स टू r। तो ध्यान से देखो, a कोमा b बिलोंग्स टू r, b कोमा c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट a कोमा c बिलोंग्स टू r। यस ट्रांजिटिव है भाई, ये यही तो कंडीशन थी ट्रांजिटिव की, तो ये बोलेंगे यस। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अपन फंक्शंस। फंक्शंस में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट इज 1 फंक्शन, और इसको अपन इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। एंड इसी के बगल में अपन देखेंगे मैनी वन फंक्शन। बट फंक्शंस में अपन जो देखेंगे
वो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के बीच में देखेंगे। मैं बोलता हूँ लेट्स से अपने पास एक सेट है ए, सेकंड जो सेट है दैट इज बी, एंड फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं लेट्स से अल्फा बीटा गामा एंड दिस इज 1 2 3। अब देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा 1 1 फंक्शन मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट का आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे अल्फा का मान लो 1 है, बीटा का मैं बोल दूं 3 है, गामा का 2 है, मतलब डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट जो है वो डिफरेंट मिल रहा है ना। अब बात करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में अपन इसको क्या बोलेंगे। मैं बोलता हूँ लेट्स से फंक्शन f is such that it is defined from a to b is said to be 1 1 if f of x1 is equals to f of x2, then this implies that x1 is equals to x2। तो बेसिकली यहाँ जो बात ऊपर अपन ने बताई थी वही यहाँ लिखी है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी फंक्शन के इनपुट में दो एलिमेंट्स डाल रहा हूँ और उनका आउटपुट सेम आ रहा है। भाई आउटपुट सेम नहीं आ सकता, अपन ने बोला था यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिलेगा अपने को। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट इनपुट पे डालने पे आपको आउटपुट इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर ऐसा है इसका मतलब ये है कि जो इनपुट है ना वो डिफरेंट है ही नहीं, बेसिकली इनपुट्स क्या है, सेम ही है। तो इसी बात को अपन ने वापस से रीइंफोर्स किया। क्लियर है। वहीं बात करते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन से क्या समझ में आ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डालने पे जो आउटपुट है वो सेम आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं भाई सेट ए है भाई ये, और ये अपना सेट बी है, एंड फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। यहाँ पे एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा 1 2 3, और यहाँ पे मैं जब इनपुट अल्फा डालता हूँ तो मेरा आउटपुट आता है 2, और जब मैं बीटा डालता हूँ तो भी आउटपुट आता है 2, और गामा जब डालता हूँ वहाँ 3 आता है आउटपुट। तो यहाँ पे देखो आप डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डालने पे आपको आउटपुट सेम मिल रहा है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ ए फंक्शन f is such that it is defined from set a to set b is said to be many one if there exists, ध्यान रखना है ये जो साइन होता है उल्टा ए ऊपर लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखना है भाई, कहीं दिखे तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंगिंग टू सेट ए एंड x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, और क्या दे रहा है अपने को f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ, ऊपर जो बात की वही यहाँ बोल दिया अपन ने कि भाई इस तरीके से है कि दो इनपुट डिफरेंट डिफरेंट है बट वहां पे क्या कर रहा है आउटपुट सेम आ रहा है। देखो यहाँ बोला x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, अपने कोई फंक्शन गिवन है और उसका ग्राफ अपने को पता है ना, तो भी अपन बता सकते हैं कि वो 1 1 होगा कि मैनी वन होगा। कैसे, अब 1 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर कोई फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, मान लो मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज फंक्शन f, और अगर मैं ये अपना x एक्सिस है ये y एक्सिस है, यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है वो ड्रॉ करता हूँ कहीं भी इसके ग्राफ में, कहीं भी अपन ड्रॉ करते हैं और मैक्सिमम वो एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो अपन बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो 1 1 है। क्यों भाई, क्योंकि देखो अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे पहले तो वो भी एक पे कट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जहाँ कट कर रही है यहाँ पे मैं लेट से x1 बोलता हूँ तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा मेरे को इस पॉइंट पे वो क्या होगा f ऑफ x1। बट मैं अगर x2 डालता हूँ, मान लो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इस तरीके से ड्रॉ कर दूं और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट सेम तो नहीं है, ये क्या है मेरा x2 है, तो यहाँ पे आउटपुट मेरे को डिफरेंट मिलेगा f ऑफ x2। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। अब बात करते हैं मैनी वन का। मैनी वन में मान लो मैं बोलता हूँ कोई फंक्शन है उसका ग्राफ अपने पास में कुछ गिवन है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा लेट्स से दिस फंक्शन इज फंक्शन f, अब यहाँ पे अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ कहीं भी, ये इस फंक्शन के ग्राफ को देखो 3 पॉइंट पे कट कर रही है 1 2 एंड 3। अब ये जो फंक्शन होगा ना ये मैनी वन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इनपुट को मैं बोल देता हूँ लेट्स से x1 है, दिस इज x2 एंड दिस इज x3। अब इन तीनों केसेस में इनका आउटपुट देखो क्या है, आउटपुट सेम ही है ना भाई। कौन सा पॉइंट आउटपुट, y को अपन आउटपुट ही बोलते हैं, तो दिस इज आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डालने पे सेम आउटपुट आ रहा है, इसलिए इसको मैनी वन बोलते हैं अपन। यही अपन ने ऊपर डिफाइन किया था। ओके, अब ये जो लाइन वाला टेस्ट अपन ने किया है ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके अपन ये चीज बता सकते हैं कि कोई फंक्शन मैनी वन है कि 1 1 है, इस टेस्ट को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है कि कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस किसी फंक्शन के ग्राफ को मोर देन वन प्लेस पे कट करेगी तो वो मैनी वन होगा, और एक जगह पे मैक्सिमम एक जगह पे ही कट कर रही है तो उसको बोलते हैं 1 1। ठीक है, ओके। अब एक चीज और समझना
कि अगर मान लो कोई फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वो हमेशा वन वन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कुछ इस तरीके से होगा भाई। अब यहाँ पे कहीं भी ओरिजेंटल आप लाइन ड्रॉ कर लो, वो मैक्सिमम एक जगह कट करेगी, कहीं भी कर लो, है ना। वहीं पे अगर मान लो अपने पास में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कुछ ऐसा होगा। इसमें भी आप कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, मैक्सिमम एक जगह पे ही कट करे। बात समझ में आई? नेक्स्ट जो थर्ड जो टाइप है दैट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू के साथ साथ में ही अपन इनटू फंक्शन भी पढ़ेंगे। फोर्थ इज इनटू फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ऑन टू फंक्शन की। मैं बोलता हूँ लेट्स से फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए के जो एलिमेंट है दैट्स लेट्स से अल्फा बीटा गामा, एंड सेट बी में जो एलिमेंट है लेट्स से 1 और 2 है। अल्फा की जो इमेज है दैट इज लेट्स से 1, बीटा की भी है 1 और गामा की है 2। अब साथ के साथ में इनटू फंक्शन की बात कर लेते हैं। लेट्स से फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। ए के जो एलिमेंट है लेट्स से अल्फा बीटा गामा, एंड बी के एलिमेंट्स लेट्स से 1 2 3 4। ओके, अल्फा की जो मैपिंग हो रखी है वो 1 से है, बीटा की 2 से है, गामा की 3 से। अब अपन बात करते हैं इनटू और ऑन टू फंक्शन की। जब भी आपको ऑन टू और इनटू फंक्शन की बात करोगे तो आप हमेशा सेट बी को देखोगे। सेट बी क्या है? कोडोमेन। सेट बी इज कोडोमेन। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखने पे सेट बी के अंदर जो कोडोमेन है इस फंक्शन का और रेंज जो है इस फंक्शन की वो सेम है भाई। यहाँ पे कोडोमेन क्या है? सेट बी, और रेंज क्या है? सेट बी। क्योंकि देखो यहाँ पे मैपिंग 1 और 2 की हो रखी है तो ये रेंज भी होगी इसकी। तो अगर रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, तो वो जो फंक्शन होगा वो होगा ऑन टू फंक्शन। वहीं पे इसमें जब आप देखोगे तो कोडोमेन जो है और इसकी रेंज जो है वो सेम नहीं है। रेंज के सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, और कोडोमेन में तो 4 भी है भाई। तो यहाँ पे जो है रेंज ऑफ द फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है ना ये बात? चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है, ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 को अपन क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव, और ऑन टू को अपन बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो बेसिकली इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव फंक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, लेट्स से सेट ए से बी पे डिफाइंड है कोई फंक्शन एफ। यहाँ पे एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा 1 2 3। तो 1 1 है पहली बात। तो 1 1 मतलब डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट, और ऑन टू का मतलब सेट बी और रेंज सेम होगी। तो देखो सेट बी जो है वही क्या है? इसकी रेंज है ना। तो ये अपना होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है आपको, जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं ना इनको इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोला जाता है। इन्वर्टेबल फंक्शन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनवर्स इज डिफाइंड फॉर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अभी जो इनवर्स वाला पार्ट है ये अपने सिलेबस से हट गया है, पर आपको ये जरूर ध्यान देना है भाई, क्योंकि आगे अपन अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां पे ये बताऊंगा मैं आपको। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टेबल फंक्शंस होते हैं या फिर जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं उन्हीं का ही अपन क्या कर सकते हैं? इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब 1 1 एंड ऑन टू अगर होगा फंक्शन तो ही अपन उसका इनवर्स ले पाएंगे। इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शंस को इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोला जाता है। ये अपने एनसीईआरटी बुक में इतनी बात देके खत्म कर दिया। नेक्स्ट अपन ने फॉर्मूला शीट ली है भाई, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे के सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ मेनी आर देयर, मतलब यहाँ पे अपन बात करेंगे कितने रिलेशंस होंगे डिफरेंट टाइप के। देखो अगर लेट्स से सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m एंड सेट बी के अंदर है n, तो वहां पे टोटल रिलेशन कितने होंगे? 2 टू द पावर m इंटू एन। नॉन वर्ड रिलेशंस कितने होते हैं? 2 टू द पावर m इंटू एन माइनस 1। वहीं रिलेशन होने सेट ए की बात करें तो वहां पे अपने को पता है कि a से a में डिफाइंड है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a वो कितने बोल रहे हैं? n। तो बोलते टोटल रिलेशंस कितने होंगे? तो अपने को देखो यहाँ से ही आया है फॉर्मूला 2 टू द पावर m इंटू एन। m क्या था? a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और n क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। तो यहाँ पे सेट b तो है ही नहीं, सेट a से a में है, तो b नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट b यहाँ कितने होंगे? वो भी n ही होंगे भाई, क्योंकि a से a में डिफाइन कर रहे हैं। तो n इंटू एन क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। सेम इसी तरीके से आपको ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएंगे। इसी तरीके से अपन ने राइट हैंड साइड में देखो फंक्शंस के बारे में बता रखा है कि नंबर ऑफ 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, उसके लिए npm जब n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। सर्जेक्टिव कितने होंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे। ये कहाँ से आए? ये आपके स्कोप से बाहर है, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूले लर्न करने हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और ये फॉर्मूले डायरेक्ट अपन यूज करते। तो यहाँ पे अपना थ्योरेटिकल पोर्शन जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो अपन ने क्लियर कर लिए हैं। अब अपन PYQs करेंगे। अपन ने 2 PYQs रिलेशन समझने के बाद में अपन ने वहाँ सॉल्व किए थे।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो ये 2 मार्क्स का 2025 में पूछा गया था। बोलता है लेट ए इज इक्वल्स टू, एक सेट दिया हुआ है एंड बी इज सेट, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज, रिलेशन आर दे रखा है, इज सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो सेट ए क्या है अपना ये, एंड y belongs to set b। ओके, राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन r। कर लेते हैं भाई। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में अपने को बताना रिलेशन r। रिलेशन r क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x कॉमा y सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। x किससे, सेट a से, y किससे, सेट b से। तो रिलेशन r विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अगर x अपन 1 लेते हैं सेट ए से, तो y कितना लेना पड़ेगा 5 सेट बी से। तो फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो होगा अपना 1,5। सेकंड, दूसरा अगर अपन 2 लेते हैं तो सेट बी से y क्या लेना पड़ेगा अपने को 4। सेकंड एलिमेंट विल बी 2,4। उसके बाद अगर 3 लेते हैं तो दूसरे से भी 3 लेना पड़ेगा, पर दूसरे में 3 है ही नहीं और कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, तो ये अपना एक रिलेशन होगा। तो रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स हैं वो अपन ने लिख दिया भाई रोस्टर फॉर्म में। ओके, सेकंड बोल रहा है इज आर ए फंक्शन जस्टिफाई, क्या आर एक फंक्शन है क्या। देखो अपने को क्या बोला है, ये अपने पास सेट ए गिवन है अपने को 1 2 3, दूसरा सेट बी गिवन है 4 5 6। तो अपने बता 1 की इमेज क्या है 5, 2 की इमेज क्या है 4 ना। बट ध्यान से देखो 3 की कोई इमेज है क्या, 3 की कोई इमेज नहीं। और अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन में बोला था कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे 3 की नहीं है। यहाँ पे क्या बोल देंगे, सिंस एलिमेंट 3 है नो इमेज हेंस इट इज नॉट ए फंक्शन। भाई एग्जाम में आप इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हो। वो साफ साफ दिख रहा था कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 1 और 2 की तो अपने पास इमेज है, बट सेट ए में 3 भी है ना, कोई इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है ना बात। चले ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। 3 मार्क्स का पूछा गया था 2025 में। क्वेश्चन बोल रहा है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल आर डिफाइंड एज रिलेशन इज set of ordered pair x comma y such that x minus y plus root 3 is an irrational number and x comma y जो है that belongs to real numbers। verify r for reflexivity, symmetry and transitivity। तो 1 by 1 करके चेक कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अपना जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए अपन ने बात की थी कि ऐसे रिलेशन जहाँ पे हर एक एलिमेंट खुद से रिलेशन में हो, है ना। और अपने को बोला है कि ये जो अपने पास में एक्सप्रेशन दी हुई है इसका नेट रिजल्ट अगर एक इरेशनल नंबर आता है, इसका मतलब ये जो दो एलिमेंट होंगे x कॉमा वाई ये आपस में क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। ओके, अब अपन बोलते हैं कि लेट a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कोई भी एक अपन रियल नंबर लेते हैं, अपन बोलते हैं पुट a कॉमा a इन x माइनस वाई प्लस रूट 3। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिलेगा a माइनस a प्लस रूट 3 दैट इज इक्वल टू रूट 3 एंड रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव के सामने अपन लिख देते हैं यस। नेक्स्ट अपन चेक कर लेते हैं सिमेट्री के लिए कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए अपने बोला था कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है b कॉमा a को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अपन ने बात की थी कि अपने को झूठ पकड़ने के लिए अपने को एक सिंगल झूठ पकड़ना होता है, बट सच के लिए अपने को क्या जनरलाइज करना पड़ेगा कि हर जगह ही सच है। तो देखो ऊपर वाले में तो इजीली कर पा रहे थे यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर मान लो मैं रख देता हूँ x की जगह डाल देता हूँ मैं रूट 3 एंड y की जगह मैं 0 डाल देता हूँ। अपन झूठ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो जब मैं यहाँ ऐसा करूंगा तो क्या होगा, रूट 3 माइनस 0 प्लस रूट 3 अपने को मिलेगा 2 रूट 3। तो मतलब क्या है, रूट 3 कॉमा 0 रिलेशन में है, बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो अपने को पता है कि सिमेट्रिक होने के लिए 0 कॉमा रूट 3 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। इसको डाल के देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, तो कटेगा तो क्या आ जाएगा 0, और ये एक रेशनल नंबर है और ये क्या रिलेशन में है, नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर है तो ये रिलेशन में होगा ही नहीं। तो अपन बोलेंगे 0 कॉमा रूट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक है कि नहीं, नो। तो ये चीज़ अपन यहाँ करके दिखाएंगे। मैं बोलता हूँ लेट x इक्वल्स टू रूट 3 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो पुट करके देखते हैं अपन, x माइनस वाई प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 0 प्लस रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट 3। तो इसका मतलब है कि रूट 3 कॉमा 0 बिलोंग्स टू आर। अब अपन 0 कॉमा रूट 3 को रख के देखते हैं, वही कर रहा हूँ जो ऊपर किया था, दैट इज 0 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 पड़ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये क्या अपना, दिस इज ए रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, 0 कॉमा रूट 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसलिए अपन ने बोला कि सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट अपने को ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, तो मैं राइट साइड में कर देता हूँ यहाँ पे। तो ट्रांजिटिविटी के लिए अपने को पता है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है एंड b कॉमा सी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा सी भी अपना रिलेशन में होगा। ओके, अब इसमें झूठ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट तो अपन ने समझाने के लिए बात की थी, तो इसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे इस झूठ को पकड़ने के लिए अपने काउंटर एग्जांपल देते हैं। मैं बोलता हूँ लेट a इज इक्वल्स टू है अपना रूट 3
बी है अपना 0 एंड सी जो है दैट इज 2√3। तो देखो √3, 0 ये अपना बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्योंकि इसको अगर मैं इस एक्सप्रेशन में रखता हूँ x माइनस वाई प्लस √3 में, तो यहाँ क्या मिलेगा √3 माइनस 0 प्लस √3 दैट इज इक्वल टू 2√3। और ये क्या है इरेशनल। ओके, दूसरा अपन बोल रहे हैं 0, 2√3 b, c, ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ रखूँगा 0 माइनस 2√3 प्लस √3 तो ये बेसिकली अपने को देगा -√3 जो कि है इरेशनल दैट इज √3, 2√3। क्या ये बिलोंग करेगा रिलेशन से? तो देख लेते हैं। √3 माइनस 2√3 प्लस √3, यहाँ से देखो ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 0 जो कि रेशनल है। तो इट विल नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, नो। तो यहाँ पे ऊपर अपन लिख देंगे नो। क्लियर है, यही अपना आंसर होएगा भाई। क्लियर है ना ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1 मार्क का पूछा गया था 2025 में। Let z denote the set of integers. The function f is such that it is defined from z to z defined as fx equals to this। तो बोल रहा है ये जो फंक्शन है क्या बोथ 1 1 ऑन टू है या 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चेक कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे अपने को गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1। 1 1 चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 डालते हैं। अगर यहाँ से x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो मतलब 1 1 है, तो डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा x1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू x2 क्यूब माइनस 1। 1 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x1 विल बी इक्वल्स टू x2। तो ये अपना 1 1 तो है भाई। नेक्स्ट अपन ऑन टू के लिए बात कर ले, तो ऑन टू चेक करना है तो अपन क्या करेंगे, कोडोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो कोडोमेन अपने को पता है गिवन है दैट इज इंटीजर्स ना। तो बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए अपन बात करेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 है भाई। सो यहाँ से अपना y प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब मैं बोलता हूँ लेट y इज इक्वल्स टू 1 है अपना, तो 1 हो जाएगा तो 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। x जो अपना है इनपुट है भाई, और इनपुट क्या हो सकता है इंटीजर। तो मुझे बताओ किसी इंटीग्रल वैल्यू क्या क्यूब 2 आ सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ से देखो अपने पास में और y इज इक्वल्स टू 1 देयर इज नो प्री इमेज, इसका मतलब अपनी जो रेंज है उसके अंदर y इज इक्वल्स टू 1 नहीं होगा ना। तो बेसिकली अपना कोडोमेन तो है क्या ऑल इंटीजर्स, बट जो रेंज आई उसके अंदर 1 नहीं है। इसी तरीके से अगर मान लो y इज इक्वल्स टू 2 ले लो, तो 2 लोगे तो क्या होगा, ये चीज इधर क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2 प्लस 1 3, तो एक्स क्यूब 3। तो एक्स की इंटीग्रल वैल्यू के लिए एक्स क्यूब 3 हो सकता है कभी नहीं। तो जो y इक्वल्स टू 2 है इसकी बात करें, इसके लिए भी अपने पास में कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये क्या रेंज में शामिल नहीं होगा। क्लियर है ना। तो ये क्या होगा 1 1 इंटू होगा ये फंक्शन। तो बेसिकली क्या है ये 1 1 बट नॉट ऑन टू, बी इज द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 3 मार्क्स का ईयर 2025 में पूछा गया था। बोल रहा है लेट a इज इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस 3 एंड b इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 1 बी टू सेट्स। प्रूव दैट द फंक्शन f इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू b given by fx equals to this is on to is the function f11 justify your answer। ओके तो यहाँ पे अपने को बेसिकली क्या बोल दिया कि अपने को डोमेन दे दिया और कोडोमेन दे दिया है ना। अपने को बताना कि ऑन टू है कि नहीं है, और 1 1 की बात करनी है अपने को, तो कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले अपने को देखो ऑन टू के लिए बात करें तो ऑन टू, तो फिर अपने को कोडोमेन और रेंज की बात करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं। तो अपने को गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। तो यहाँ से अपना y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। अपने को रेंज निकालनी पड़ेगी भाई, कोडोमेन तो अपने को दे रखा है ना ये, तो वहाँ से पता लगेगा अपने को। तो उसके लिए अपन x को इन टर्म्स ऑफ y चेंज करते हैं, तो ये बनेगा y x माइनस 3y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। इसको इधर ले गए। ओके तो यहाँ से अपन इस x को इधर ले आते हैं और 3y को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ से बनेगा y(x माइनस x इक्वल्स टू 3y माइनस 2। x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बनेगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2। x विल बी इक्वल्स टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। ओके तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो अपने पास जो रेंज आई वो क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 1। और कोडोमेन ऑफ द फंक्शन क्या था, वो भी यही था ऊपर ये वाला, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू r माइनस 1। तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, इधर कर देता हूँ मैं, since range of the function is equals to codomain of the function hence function is on to function। दूसरा अपन चेक कर लेते हैं फॉर 1 1। 1 1 के लिए अपने को पता है कि f x1 डाल लेते हैं एक बार और f x2 डाल लेते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है इसका मतलब क्या होगा 1 1 होगा। तो जब x1 डालेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से बनेगा x1 माइनस 2 इंटू
x2 minus 3 is equals to x2 minus 2 into x1 minus 3. x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 equals to x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6. तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से x1 वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, x2 वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 6 कट जाएगा। तो यहाँ से 2x1 को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा माइनस x1, और इसको इधर ले जाएंगे तो बनेगा माइनस x2। कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2, हेंस फंक्शन इज 1 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। फाइनली आपको आंसर लिख देना है वर्ड्स में कि द गिवन फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, मीन्स दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट अपने को केस स्टडी क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोल रहा है ए स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कंपटीशन विद पार्टिसिपेंट्स एज स्पीकर्स। जो स्पीकर्स है उनको एक सेट की फॉर्म में दे दिया S1 S2 S3 एंड S। जजेस का एक अपने पास सेट दे दिया J1 J2 एंड J3। ईच स्पीकर कैन बी असाइंड 1 जज। Let R be a relation from set S to J defined as relation is set of ordered pair of x comma y such that speaker x is judged by y. X belongs to S and y belongs to J. Okay. Based on the above, answer the following. First पूछ रहा how many relations can be there from S to Z. तो देखो मैंने बोला था कि यहाँ पे अपने को वो फॉर्मूला वाली शीट जो बताई थी वो काम आएगी। तो कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S दैट इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट J दैट इज 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट विल बी इक्वल्स टू 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S into number of elements in J that is equals to 2 to the power 4 into 3 that is 12। ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। सेकंड पूछ रहा है स्टूडेंट आइडेंटिफाइज ए फंक्शन फ्रॉम S to J एज दिस, चेक इफ इट इज बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू दोनों होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं भाई। तो सेकंड वाले को देखो अपन क्या करते हैं, विजुअल फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। देखो यहाँ पे अपने पास में ये है S1 S2 S3 S4, दूसरा अपने पास में सेट है ये S है और ये J सेट दैट इज J1 J2 J3। तो यहाँ से देखो अपने को बोल रहा है कि S1 की जो इमेज है दैट इज J1, S2 की है J2, S3 की है J2 एंड S4 की है J3। और ये जो फंक्शन है डिफाइंड है अपना फ्रॉम S to J। ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये मैनी वन हो गया भाई, क्योंकि S2 की इमेज भी क्या है J2 और S3 की इमेज भी क्या है J2। तो मैनी वन होते ही क्या ये बाइजेक्टिव रहेगा, नहीं। तो अपन यहाँ क्या बोल देंगे, सिंस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है, 4 मार्क्स का होता है ये पता है अपने को। क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर टेकन टू ए रेलवे म्यूजियम एंड एग्जिबिट डिपिक्ट्स मेनी रेल लाइंस ऑन द ट्रैक। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल रेल लाइंस ऑन रेलवे ट्रैक, आर बी द रिलेशन ऑन एल डिफाइंड बाय, रिलेशन R जो है दैट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ओके, आंसर द फॉलोइंग, फाइंड वेदर द रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। तो फर्स्ट पार्ट में अपने से पूछ रहा है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए अपने बताया था कि A B के साथ रिलेशन में है तो B A के साथ में रिलेशन में होगा। तो ध्यान से देखो L1 और L2 रिलेशन में कब है, जब L1 पैरेलल टू L2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई L2 भी क्या होगा, पैरेलल होगा ना L1 के, तो L2 L1 भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो अपन क्या बोल देंगे इसको, यस इट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक बोलेंगे यस। और इसका रीजन क्या है, सिंस L1 L2 बिलोंग्स टू R दिस implies दैट L1 इज पैरेलल टू L2 एंड दिस ऑल्सो implies दैट L2 इज पैरेलल टू L1 एंड दिस फर्दर implies दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R। क्लियर है बात। चलिए, तो बेसिकली L1 L2 रिलेशन में है एंड L2 L1 भी रिलेशन में है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा भाई। सेकंड पूछ रहा है फाइंड वेदर द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो अगर मैं बात करता हूँ कि एक रेलवे लाइन है, मैं बोलता हूँ L1, दूसरी है L2 एंड तीसरी है L3। तो देखो L1 और L2 क्या होंगे, आपस में रिलेशन में होंगे क्योंकि पैरेलल है। L2 और L3 भी क्या होंगे, रिलेशन में होंगे क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। अब बताओ क्या L1 और L2 रिलेशन में होंगे, यस, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल होंगे भाई, है ना। तो ये अपना ट्रांजिटिव भी होगा, इसको अपन लिख देते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी होगा यस, क्यों, क्योंकि सिंस L1 L2 बिलोंग्स टू R दिस इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। बना के भी दिखा देंगे भाई, ये मेरी L1 है, दिस इज L2। दूसरा L2 L3 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इसका मतलब क्या है, L2 इज पैरेलल टू L3। तो यहाँ पे एक L3 भी दिखा देते हैं भाई। तो यहाँ से अपन बोल देंगे दिस इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू
L3 एंड यहाँ से फर्दर अपन क्या बोल देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। और यही अपने को एक्सप्लेन करना था, वो मैंने कर दिया ना। थर्ड में पूछ रहा है इफ वन ऑफ द रेल लाइंस ऑन द ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द सेट ऑफ रेल लाइंस इन आर रिलेटेड टू इट। तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बोल रहा है कि जो रेल लाइंस है वो पैरेलल होनी चाहिए तभी रिलेशन में होंगी। तो बोल रहा है कि अगर कोई रेल लाइन है वो एक लाइन से रिप्रेजेंट की जा रही है इससे, तो अपने को सेट ऑफ रेल लाइंस बताना है जो कि रिलेशन में है। तो भाई मुझे बताओ इस लाइन के रिलेशन में कौन सी लाइंस होंगी, जो इसके पैरेलल होंगे। तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों जो भी लाइंस अपन लेंगे उनका स्लोप्स क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अपन बता देते हैं भाई। तो थर्ड में अपने को बोला है given rail line is represented by line y is equals to 3x plus 2. Okay, this implies that all the rail lines parallel to it with slope, ब्रैकेट में लिख देते हैं with slope m is equals to क्या है अपना, यहाँ से देखो y is equals to mx that is 3 will be in a relation with it। तो यहाँ से अपने पास में set of related rail lines वो क्या होगा, that will be y is equals to 3x plus, भाई c कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट सी के लिए अपने को डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल लाइंस मिलेंगे एंड ध्यान रखना है सी जो है वो बिलोंग कर रहा है अपना ऑल रियल नंबर से। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अपना वीडियो और चैप्टर दोनों फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।